जी बिल्कुल, देखिए कुछ खास पंडितों को जो यहाँ बुलाया गया है जो आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करवाएंगे। पंडित जी मुझे बताइए कि आज शोक में है पूरी दुनिया, पूरा देश, किस तरीके से तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं, क्या क्या विधि किस तरीके से? महानगर पालिका से पूरा व्यवस्था किया है। अभी जैसे आशा दीदी को यहाँ पे लेके आएंगे, वैसे मतलब शासकीय इंतजाम से विधि संस्कार पूरा होगा। उसके बाद हमारा ऋग्वेदीय अंत्येष्टि संस्कार की तरफ से विधि चालू हो जाएगा। एक आप लोग पंडित तो हैं, लेकिन आप लोग भी जो है फैन गए होंगे आशा ताई के कई सारे गीत जो है आज आप लोगों के लिए भी एक भावुक पल निश्चित हो। हाँ, भावुक पल है क्योंकि उन्होंने 70 दशक संगीत पे राज किया है। जैसे हम भी पैदा नहीं हुए तो उसके पहले वो गा रहे हैं। अभी एक भावुक पल है कि उनके जो अजरामर गीत है वो हम भी हमारे ऑटो पे रहते हैं। राकेश, और हजारों गाने हैं, 12,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं, और उसमें से हजारों गाने ऐसे हैं जो चलते फिरते उठते बैठते सोते हम आप सभी गुनगुना रहे होते हैं। और आज जब सुरों की वो मलिका हम सबको अलविदा कहकर अंतिम यात्रा पर निकल गई हैं, तो लोग उन्हें तहे दिल से न सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि लोगों की आंखें नम हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, और कोई वर्ग नहीं कि सिर्फ पॉलिटिशियन या फिर फिल्म फेटर्निटी के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हर तरह के लोग पहुंच रहे हैं। जो आशा दीदी को प्यार करने वाले लोग हैं, सब उनके साथ आज इस अंतिम यात्रा में शरीक होकर, शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदीप सरदाना जी, फिल्म क्रिटिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। सर, आप कैसे आशा दीदी को याद करते हैं? कुछ कहानियां, कुछ बातें जो आज हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें। आशा जी की इतनी कहानियां हैं, उनको कितने तरीके से मैं याद कर सकता हूं, एक नहीं 100 तरीके से, 1000 तरीके से। इतना लंबा कैरियर, सबसे पहले आप ये देखिए कि लोगों की उम्र नहीं होती कई बार 82 साल 83 साल, लेकिन वो 82-83 साल से उनका कैरियर रहा। उन्होंने देखिए कितना 1943 के अंदर उन्होंने अपना गायन शुरू किया और अभी तक गा रही थी। हालांकि लता जी का भी जो फिल्म कैरियर है वो भी लगभग इतना ही रहा। उनकी 4 साल पहले निधन हो गया। उनका भी 1992 में उनका भी 92 की उम्र में निधन हुआ। इनका भी 92 की उम्र में निधन हुआ। वो भी बीच कैंडी अस्पताल में थी, ये भी बीच कैंडी अस्पताल में थी। लेकिन लता जी ने जो अपना जो गाना था वो कुछ साल 10-15 साल पहले से छोड़ दिया था, लेकिन अभी तक गाना गा रही थी। अभी इन्होंने देखिए पिछले साल 2025 के अंदर अदनाम सामी के साथ एक बहुत अच्छा एल्बम किया। 2024 में इन्होंने अपनी पोती के साथ एक अपना एल्बम किया बहुत अच्छा, जिसके अंदर वो अपने पूरे पुराने संगीतकार को, अपने पिता को दीनानाथ मंगेशकर को याद करती हैं, अपने पुराने संगीतकार को याद करती हैं। और उनकी जो पोती है जनाई भोसले, उसका उसके अंदर कथक है, वो इतना खूबसूरत रहा। और स्टेज पे तो अभी तक कर रही थी। आप ये देखिए, कोई कल्पना कर सकता है कि 90 साल की उम्र में दुबई के अंदर इतना बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट करना और लगातार कई घंटे गाना। जब उनका 90वां जन्मदिन था 8 सितंबर को, तो 90 साल की जब वो हुई तो इतना बड़ा शो, हम भी ये सोच रहे थे। उससे पहले उनसे मुलाकात हुई थी, बाद में भी बात हुई। हम सोचते थे अरे क्या कर पाएंगी, शायद 2-4 गाने गा के फिर बैठ जाएंगी कुछ। लेकिन आप देखिए घंटों वो गाने गाती नहीं थकी। तो उनकी ऊर्जा देखते ही बनती थी। पीछे कुछ समय पहले भी जब वो दिल्ली आई थी, उनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ, आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के माइक पर जाकर, माइक जो अनाउंस कर रही थी उनको हटाकर खुद कहा कि मैं आशा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक गाना सुनाए मेरे लिए। तो उनका कौन सा गाना सुनाऊं, तो उन्होंने जो लगान फिल्म का गाना था, मीरा कैसे ना जले, वो उन्होंने सुनाया। उसके बाद उन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने कहा अब आपने अपना मेरी पसंद का गाना सुनाया, अब अपनी पसंद का भी गाना सुनाइए। तब उन्होंने अपनी पसंद का गाना सुनाया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो आप ये देखिए उस समय में इनकी ऊर्जा देखकर दंग रह गया, कैसे तेज इधर से उधर भागती थी, ये करती थी। मतलब उनको देखकर प्रेरणा तो मिलती थी, ऊर्जा भी मिल जाती थी। इतने बड़े बड़े जो संगीतकार हैं, जो गायक हैं और गायिका हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री हैं यंग, उनमें इतनी ऊर्जा नहीं मिलती थी जितने उनमें मिलती थी। तो कमाल का उनका कैरियर रहा, कमाल की वो गायिका थी, क्या वर्सेटाइल। आप कुछ भी गवाइए उनसे, वो सब गा देती थी। हालांकि लता जी जो है उनको नंबर 1 कहा जाता था शुरू से, और आशा जी को नंबर 2 कहा जाता था, क्योंकि दोनों सिस्टर थीं। तो जब भी तुलना होती तो इस बात की, जब कई साल पहले बात होती थी आशा जी से, तो उनके मन में ये भी लगता था कि हाँ मुझे नंबर 2 कहा जाता है। लेकिन वो ठीक है, मेरी बड़ी बहन है, उनसे मैंने बहुत सीखा, उन्होंने मुझे पाला पोसा, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन हम देखें, सच अगर देखें तो लता जी वो गाने नहीं गा सकती थी जो आशा जी ने गाए। क्या आप उनसे पॉप गवाइए, कैबरे गवाइए, भजन गवाइए, शास्त्रीय संगीत गवाइए, कव्वाली गवाइए, भक्ति संगीत गवाइए, देशभक्ति के गीत गवाइए, कुछ भी गवाइए, वो सब गाती थी। और जबकि इन्होंने वो दौर देखा,
आज की तरह आधुनिक स्टूडियो नहीं होते थे, म्यूजिक वाले इस तरह नहीं होते थे, अलग अलग गायिका आए और रिकॉर्डिंग करके चले जाएं। आजकल तो म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं बैठते रिकॉर्डिंग के समय, लेकिन उन्होंने वो दौर देखा जब सिंगल ट्रैक पे काम होता था जी। और बहुत छोटी उम्र से 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। पहली बार गाना गाया उन्होंने मराठी फिल्म में। जी, मैं प्रदीप जी आऊंगा लौटकर एक बार फिर से। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में हजारों की संख्या में मुंबई की सड़क पर आशा दीदी को चाहने वाले लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। मेरे सहयोगी अतुल आशा दीदी के घर के पास मौजूद हैं जहां से ये यात्रा निकली है। अतुल, अब ये यात्रा कितनी देर में अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर और अंतिम प्रक्रिया जो होती है, अंतिम क्रिया जो होती है, उसके लिए पहुंचेगी? जी देखिए, चूंकि आपने जैसा बताया तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। चिलचिलाती धूप है, मुंबई में बीते 2 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन वो प्यार है, वो अपनापन है, वो लगाव है कि आशा ताई को आखिरी बार नम आंखों से ही लोग विदाई देने के लिए इस धूप में भी खींचे चले आए हैं और उनकी अंतिम यात्रा में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। करीबन 5 किलोमीटर का ये सफर है और मुंबई के दादर जो लोअर परेल से इनकी जो यात्रा निकली है वो इस समय वर्ली के जो है नाके तक पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि यहां से सिद्धि विनायक मंदिर होते हुए शिवाजी पार्क पहुंचेगी। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का और फासला का अभी बाकी है, लेकिन चूंकि लोग इतने ज्यादा हैं, हर कोई उन्हें उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, इसलिए सड़क से लेकर जो जिनके घरों के बालकनियां हैं, खिड़कियां हैं, उनके पास खड़े होके नीचे नहीं आ सक रहे, सड़क पर नहीं आ रहे, किसी कारणवश गाड़ियों में जा रहे हैं, तो भी वो लोग किसी न किसी तरीके से इस स्वर कोकिला को अपने तरीके से एक नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। क्योंकि इतिहास एक हमेशा से याद रखेगा एक युग का, चूंकि अंत हो चुका है। 12,000 से ज्यादा ऐसी कोई भी आप रिकॉर्ड कहिए जो उन्होंने कायम नहीं किया है। यहाँ तक कि जो है ग्रैमी अवार्ड्स में भी नॉमिनेट होने वाली एकमात्र ऐसी प्लेबैक सिंगर रही हैं जिनका इतिहास उनके अपने आप में रहा है। दुनिया देश भर में 200 से ज्यादा ऐसे फेमस टाइटल ट्रैक हैं या गानों के ट्रैक हैं जिनके रिमिक्सेस आज भी बनते हैं, आज भी लोग पसंद करते हैं। और आज जब उन्हें अंतिम विदाई उनके घर में दी जा रही थी तो हमने देखा था, हम जब से पहुंचे हुए थे, उनके सबसे ज्यादा पॉपुलर जो गाने थे उन्हें बजाया जा रहा था। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जो है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इस तरीके के जो गाने उनके रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें पहचान मिली है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, ये गाना सबसे ज्यादा जो है बजाया जा रहा था, क्योंकि उस गाने की जो है फैमिली की तरफ से उसे बजाया जा रहा था। और जब जब बज रहा था तो लोग काफी भावुक हो जा रहे थे और वो चीजें, तस्वीरें हमने कैमरे में कैप्चर भी की हैं, क्योंकि आंसू किसी के नहीं रुक रहे थे। क्योंकि कोई इस चीज को मानने को तैयार नहीं था कि आशा ताई अब उन लोगों के बीच में नहीं रही है जिसने अपने उम्र के 90 साल की उम्र में लाइव कॉन्सर्ट किया हो दुबई में और इतनी खुश मिजाज रहती हो। और उनके अचानक से चले जाने की वजह से हर कोई शॉक था। हालांकि उम्र उस हिसाब से उनकी हो चुकी थी, शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनके अंदर का जो जज्बा था, जो हमेशा संगीत के लिए उनका समर्पण था, वो चीज उन्हें हमेशा से उस चीज के लिए जूझने का एक मौका देती थी। और जब भी उनको मौका मिला, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिला, चाहे अपनी पोती के साथ एक यादगार एल्बम हो, चाहे अदनान सामी के साथ एक जो है हाल फिलहाल में एक जो है ट्रैक उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था, तो लगातार वो संगीत को एक तपस्या के तौर पर मानती थी। उस तपस्या में उन्होंने अपनी जो बड़ी बहन की तरफ से गाइडेंस मिली, उसमें जो उन्हें थोड़ी बहुत ज्ञान मिला, उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। और जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए वो अमर हो गई हैं। और यही वजह है कि आज भी यंग एज के कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं, उनके तरीके से वर्सेटाइल गायकी को जो है कोशिश करते हैं गाने को। लेकिन आशा भोसले एक ऐसी जो है गायक थी कि जिनके लिए आप केवल एक जॉनर बोलिए, जॉनर का नाम लीजिए, और उस जॉनर में वो इतने अच्छे तरीके से परफेक्टली गाना गाती थी कि अच्छे खासे जो है लोग भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते थे। क्योंकि आशा भोसले हर चीज में प्रांगण थी। जैसा कि अभी हमारे स्टूडियो में ही चर्चा हो रही थी, लता दीदी को स्वर कोकिला भले कहा जाता था, भारत रत्न उन्हें सभी भले मिला था, लेकिन उनकी जो एक गाने का हमेशा से एक पैटर्न रहा, एक सर्टेन पैटर्न हुआ करता था जिसमें वो हमेशा से गाने गाती थी, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे भक्ति हो, चाहे जिस तरीके के भी गाने हो, भक्ति के
जो है देशभक्ति के भी जो गाने हैं वो गाती थी। लेकिन एकमात्र आशा भोसले ही एक ऐसी जो है सिंगर रही थी जिनसे आप कोई भी जॉनर का गाना गवा सकते थे और हर तरीके का जॉनर वो गाने में कामयाब होती थी। और जितने भी अलग अलग तरीके के हो, चाहे देशभक्ति के हो, अतुल चाहे आप क्लासिकल बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर आएंगे। 10 साल की उम्र में पिता का निधन हो जाना, उसके बाद परिवार के लिए छोटी उम्र में गाना शुरू करना, शुरुआती दौर में फिल्मों में मौके नहीं मिल रहे थे। बी और सी ग्रेड की जो फिल्में थी उसमें गायन कर, उसमें गायकी के जरिए वो अपने करियर को संभालने में लगी हुई थी। लता मंगेशकर की छाया से बाहर निकलना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक ही परिवार में आप सोचिए कि 2 सगी बहनें और दोनों एक से बढ़कर एक, तो फिर एक दूसरे का शेडो एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। और लता मंगेशकर के छाया से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना कि नहीं मैं सिर्फ उनकी बहन नहीं हूं बल्कि एक महान गायिका भी हूं, यह पहचान बनाना बहुत आसान नहीं था। कई सालों तक पहचान के लिए संघर्षरत रही वो, अलग अलग जॉनर में खुद को उन्होंने साबित करने की कोशिश की। ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन के साथ उनको बड़ा ब्रेक मिला और यही वजह रही कि लता मंगेशकर को हम जब याद करते हैं, उनके गानों को सुनते हैं, तो एक अलग छवि आपके दिमाग में और आपके जहन में होती है। लेकिन सरदाना सर, अब जब आप आशा भोसले को याद करते हैं, आशा दीदी को याद करते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं लता दीदी नहीं आती, एकदम अलग छवि, एकदम अलग पर्सनालिटी। आप सिर्फ इतना कनेक्ट करते हैं कि दोनों बहनें थी। बिल्कुल, देखिए बहनें थीं, उनकी तुलना हमेशा की गई, परिवार रहा, साथ साथ पली। और जब इनके पिताजी की डेथ हो गई तो ये लता जी बहुत छोटी थी, 11 साल की उम्र थी, तो ये तो और भी छोटी थी, 4 साल छोटी रही उनसे। तो उन्होंने उनको पाला, उन्होंने अपना ये कोल्हापुर में आ गए पहले। हालांकि इनका परिवार, बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका परिवार गोवा में रहता था। और जब उनके पिताजी ने, जो इनके दीनानाथ मंगेशकर थे, उन्होंने एक थिएटर ग्रुप बनाया, अपना म्यूजिकल ग्रुप बलवंत कंपनी करके जी, तो उसको लेकर वो महाराष्ट्र के अंदर आए और कोल्हापुर में आके रहने लगे। पहले पुणे में रहे, फिर कोल्हापुर में रहे, और जगह जगह वो जाके शो करते थे, कब 3 महीने कहीं, 2 महीने कहीं, 1 महीना कहीं। तो उसके बाद लेकिन उनके जब पिताजी की डेथ हो गई तो ये अच्छा भला परिवार था, हंसता खेलता, अच्छी कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। एकदम आर्थिक समस्या आ गई, तब लता और दोनों को जो है, आशा दोनों को इसके अंदर फिल्म में कूदना पड़ा। लेकिन लता ने पहले उनको पढ़ाया और ख़ुद उन्होंने काम करना शुरू किया बहुत छोटी उम्र से। उसके बाद ये भी 10 साल की उम्र से आ गई। तो पहले इन दोनों की आवाज़, लता मंगेशकर आशा भोसले बताती थी कि हम दोनों बहनों की आवाज़ बहुत मिलती थी, दोनों की बड़ी पतली आवाज़ थी। कहती फिर मैंने सोचा अगर मेरी भी यही आवाज़ रही तो मुझे कौन पूछेगा। तो उन्होंने फिर अपनी उसको बदला। वो कहती मैं इंग्लिश फिल्में देखती थी, इंग्लिश गाने सुनती थी, उसमें जो एकदम आलाप लेते हैं अलग तरह का और जो उठाते हैं वो सब करते हैं, एक अलग अंदाज होता है। कहती वो मैंने फॉलो किया, और जैसे ही वो फॉलो किया तो मेरा उसके अंदर आगे गाड़ी चल निकली। तो ओपी नैयर ने सबसे पहले देखिए उनको पहचाना, उनकी प्रतिभा को। हालांकि हंसराज बहल के साथ इन्होंने चुनरिया फिल्म की थी सबसे पहले, जिसके अंदर इनको पूरा गाना मिला। लेकिन आप ये देखिए कि एक अभिनेत्री के लिए फुल फ्लैश जो एक नायिका है, उसके लिए गाने का मौका इनको 1957 में मिला नया दौर फिल्म से। वैजंती माला के ऊपर उनका गाना पिक्चराइज हुआ था। वो पहली अभिनेत्री थी जिनमें पिक्चराइज हुआ। मांग के साथ तुम्हारा वो गाना इनके ऊपर था, और उड़े जब जब जुल्फें तेरी वो भी उसी के अंदर था। उससे पहले CID के अंदर इनके गाने मशहूर हुए, क्योंकि ओपी नैयर ने, आपको जैसे बताया, उन्होंने पहचाना। वो पहले गीता दत्त को लेते थे और गायिकाओं को लेते थे, लेकिन उन्होंने जब इनकी आवाज़ सुनी तो गीता दत्त को भूलकर इन्होंने आशा भोसले को लिया। उसके बाद तो एकदम जो उनका करियर चला वो बहुत अच्छा चला। उसके बाद जो संगीतकार रवि हैं, वो उनका दूसरा मैं बड़ा योगदान मानूंगा। HD बर्मन है, उनका मानूंगा, और उसके बाद R.D. बर्मन का मानूंगा। हालांकि सब दौर के आप देखिए, अभी तक हंसराज बहल से लेके AR रहमान तक कितने ही म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, और सबकी धीरे धीरे इतनी पसंद बन गई कि सब चाहते थे जब भी कुछ सोचना होता कि अलग तरह का गाना है, कोई कव्वाली है, चाहे डिस्को है, चाहे भजन है, चाहे शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, आशा को लोग वो सब कर लेगी। कितनी बार ऐसा होता था, ये भी बता दूं मैं आपको, जो ए मेरे वतन के लोगों गाना है जो लता मंगेशकर ने गाया था नेहरू जी के सामने, यहाँ नेहरू स्टेडियम, अपना नेशनल स्टेडियम में, वो भी पहले C. रामचंद्र आशा भोसले से गवाना चाहते थे, लेकिन आशा भोसले की तबीयत खराब हो गई तो फिर ये गाना लता मंगेशकर के पास चला गया। देखिए वो गाना कितना सुंदर रहा। मतलब मैं, लता मंगेशकर हैं वो सर्वोपरि मानी जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आशा जी को उनसे 2 कदम आगे मानता हूँ।
एक तो इसलिए कि उन्होंने वर्सेटाइल जो गाने गाए, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, वो अभी तक गाती नहीं, 92 की उम्र तक अभी भी शो कर रही थी, अभी तक गा रही थी। और जो लता मंगेशकर ने गाने गाए, उन्होंने कुल 7000 गाने गाए अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने 10,000 से ज़्यादा गाने गाए। तो इस तरह अपनी बहन से ये काफ़ी आगे निकलती हैं। ये और बात है कि उनको भारत रत्न मिला, इनको नहीं मिला। उनको और बहुत सारे पद्म अवार्ड मिले, इनको सिर्फ पद्म भूषण मिला। लेकिन ये है कि दादा साहब फाल्के इनको भी मिला, उनको भी मिला। हम मतलब वैसे एक तरह दोनों को लेकर तुलना नहीं कर सकते, ना उनको कम आंक सकते हैं, ना इनको कम आंक सकते हैं। दोनों का अपना अपना वजूद है, दोनों की अपने आप इतनी हमारी ऐसी विरासत थी। मैं तो ये कहूँगा कि आशा आपने बहुत भोसले के बाद नजदीक से फिल्म इंडस्ट्री को देखा है, समझा है, जाना है। कभी आपको लगा कि मन में कभी आशा दीदी के कसक रही कि ये मैं जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और दीदी को मिला, या खुश होती थी? नहीं, देखिए, उनका जो व्यक्तिगत जो जीवन है ना, वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा, बहुत ही दुख भरा रहा। क्योंकि आप देखिए 16 साल की थी वो, तो उनकी शादी होगी 1949 के अंदर। और जिनके साथ शादी हुई, जिनके साथ भोसले जुड़ा, नहीं तो ये भी मंगेशकर रहती और बहनों की तरह, गणपत राव भोसले, उनके साथ शादी की। लेकिन उनके साथ ऐसा इनका जीवन नरक बन गया, वो इतना इनको परेशान करते थे, इतना तंग करते थे, और वो नहीं चाहते थे आशा भोसले गाना गाए, उनका परिवार नहीं चाहता था आशा भोसले गाने गाए, तो उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। लेकिन ये बताती थी उसके बावजूद भी, कहा वो रात को इतनी बुरी तरह परिवार के अंदर क्लेश होते थे, मार पिटाई होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन अगले दिन सुबह जाके रोमांटिक गाने गा रही हैं, और जरा भी दिल के जो बात है वो बाहर, जो दिल का गम है वो बाहर नहीं आने दे रही थी। तो दिल की बातें बाहर कम आने देती थी। लेकिन उन्होंने कई बार लता जी के बारे में मेरे साथ भी बात हुई, हमेशा आप तो बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी। पहले भी कहती थी ठीक है मेरी बहन है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो मेरा जीवन संवारा, वो कहती थी ओपी नैयर, एच.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, इनका वो बहुत ज़्यादा मानती थी। इन्होंने मुझे बहुत योगदान दिया, इन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना, इन्होंने मुझे एक अलग ट्रैक दिया। नहीं तो वो लता वाला ट्रैक चलता रहता तो ये शायद पीछे रह जाती। इनको अगर वर्सेटाइल नहीं मिलता तो ये पीछे रह जाती। तो इन्होंने, आप ये देखिए, जब ये आई उस समय कितनी गायिका थी, राजकुमारी थी, सुरैया थी, नूरजहां थी, गीता दत्त थी, अमीरबाई कर्नाटकी थी, इतनी सारी गायिकाएँ थीं। लेकिन उसके बाद इनकी बहन 1949 में जब इनकी बरसात फिल्म आई, उसके बाद तो लता मंगेशकर इतनी शिखर के ऊपर तेजी से दौड़ी कि सब पीछे रह गए। लेकिन उस सब के बावजूद इन्होंने अलग पहचान बनाई और सफलता बनाई। आप देखिए कितना बड़ा मुकाम है कि आज इस तरह उनको याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति उनसे खुद कह रही है मेरे को आप गाना सुनाइए, प्रधानमंत्री उनके लिए यादें संजो रहे हैं, सब लोग संजो रहे हैं, एक आम आदमी से भारत का एक व्यक्ति इस वक्त कोई ना कोई उनका गाना गुनगुना रहा है। जब वो देख रहा है कि ये तस्वीरें, अंतिम यात्रा की तस्वीरें आ रही हैं, तो हर किसी के जहन में उनका कोई ना कोई गाना इस वक्त चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये आशा दीदी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। जैसे ही यात्रा पहुंचती है मंजिल तक, हम तुरंत वापस आएंगे, फौरन आपको दिखाएंगे वहां पर जो भी पूरी प्रक्रिया होती है वो आपको दिखाएंगे, और अलविदा कैसे उनको आज कहने के लिए हजारों लाखों की संख्या में मुंबई की सड़क पर लोग उतरे हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। छोटा